Good morning, students. Today I am going to explain you the next topic of atomic structure, that is Bohr's model for hydrogen atom. Now, Bohr was a scientist who gave a model for hydrogen atom. Clear? So he gave some postulates. Number one postulate is the electron in hydrogen atom revolves around the nucleus only in certain selected circular orbits. These orbits are associated with definite energies and are also called energy levels or energy shells. Which means कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इट ऑलवेज मूव्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है जिसकी एनर्जी डेफिनेट होगी, पर्टिकुलर एनर्जी के ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है. क्लियर? और जो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी होती है वही एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन की होती है. फाइन. सो सपोज दिस इज द न्यूक्लियस शोन हेयर. तो न्यूक्लियस के जो सबसे पास वाली शेल होती है इसको बोलते हैं फर्स्ट शेल. जो इसके नेक्स्ट शेल है दैट इज नोन एज सेकेंड शेल. फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंटिन्यूसली इट विल गो ऑन. यहाँ हम बोल सकते हैं के, एल, एम, एन कंटिन्यूसली चलती जाएंगी. ठीक है. तो इसमें हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है. इसकी एक पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी है, इसकी एक पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी है, थर्ड की पर्टिकुलर एक एनर्जी होती है. और उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी भी उतनी ही होगी. और इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर सकता है, वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा. जिसकी पर्टिकुलर डेफिनेट एनर्जी है उसमें ही रिवॉल्व करता है. इसके बाद हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट. Clear? Now second postulate what he has given was only those orbits are permitted in which angular momentum of electron is a whole number multiple of h upon 2 pi. ठीक है. So he said that कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एक टर्म होता है लीनियर मोमेंटम और सेकेंड टर्म होता है एंगुलर मोमेंटम. जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका मास m है एंड इज परफॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन विद अ वेलोसिटी v, तो उसके पास होता है लीनियर मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय p, और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी से निकालते हैं हम. क्लियर? और जब वही पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है लाइक दिस, तो जब ये कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इस बॉडी का मास मैंने मान लिया m है एंड इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, जिसमें इस सर्कल का रेडियस है r, देन इसके पास होता है एक एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय l. तो ये चीज़ होती है mvr. ठीक है. सो बोर सेड दैट कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि वो एक मैसिव बॉडी है, उसका अपना एक मास होता है, वेलोसिटी होती है, सो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. ठीक है. जहाँ n की वैल्यूज़ हो सकती है, इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू चलती रहेंगी. h यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. क्लियर? ये था बोर का सेकेंड पोस्टुलेट. ठीक है. सो इट सेड दैट या तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 1h अपॉन 2 पाई होगा, 2h अपॉन 2 पाई होगा, 3h अपॉन 2 पाई होगा. यानी कि वो क्वांटाइज्ड होगा, उसके बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू रेंज नहीं करेगी. 0.5h अपॉन 2 पाई या 2.5h अपॉन 2 पाई, ऐसी कोई वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती है. ठीक है. इसके बाद मूव टू द नेक्स्ट थर्ड पोस्टुलेट. इन दिस पोस्टुलेट ही सेड as long as electron remains in a particular orbit it does not lose or gain energy. ठीक है. जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में रहेगा तो ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना ही गेन करेगा. ठीक है. रदरफोर्ड का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था. रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एक एनर्जी लूज करता है एंड फाइनली इट फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस, जहाँ से वो एटम को अनस्टेबल बना दिया था. बट बोर सेड दैट कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है,
इलेक्ट्रॉन इसी शेल में रिवॉल्व कर रहा है, सो ना तो वो एनर्जी गेन करता है ना ही लूज करेगा। जब सपोज के पास कोई भी एनर्जी थी, सपोज 2 जूल की एनर्जी थी, इसने 4 जूल एनर्जी गेन कर ली, तो अब इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो अब ये ऊपर को मूव करेगा। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो मूव करेगा हायर शेल में। सिमिलरली जब वो उस एनर्जी रेडिएट करेगा, लूज करेगा, देन इट विल कम बैक टू इट्स लोअर शेल। ठीक है, तो जब भी वो नीचे से ऊपर जाता है गेन करेगा एनर्जी, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो लूज करेगा एनर्जी। ठीक है, और ये जो एनर्जी जितना उसने गेन या लूज किया है डेल्टा ई, ये जो डिफरेंस होता है ये क्या होगा, एच न्यू। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। सो डिफरेंस इन एनर्जी इज एच न्यू। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं न्यू होता है सी बाय लेमडा, देयरफॉर ये कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, सी तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेमडा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दैट, जो भी रेडिएशन उसने दी है ना, तो उसकी करस्पॉन्डिंग हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे ही वो वेवलेंथ हमें कैलकुलेट हो गई, तो जो स्पेक्ट्रम हमने स्टडी किया था उस स्पेक्ट्रम में जैसे हमें रेड कलर की लाइट मिली है। ठीक है, क्यों मिली है, क्योंकि उसका जो भी जो यहाँ से वेवलेंथ आएगी उसी के करस्पॉन्डिंग मुझे एक पर्टिकुलर कलर की यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। क्लियर? सो इसने स्पेक्ट्रम को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में रहता है, ठीक है, दिस वाज द पोस्टुलेट, ना तो वो एनर्जी गेन करेगा ना लूज करेगा। ठीक है, और ऐसे ऑर्बिट्स को बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट, क्योंकि वहाँ स्टेशनरी है। एंड व्हेन एनर्जी from some external sources applied to the electron, it may jump to some higher energy level by absorbing a definite amount of energy, or come back to the lower energy level if it radiates some amount of energy in the form of photon। ठीक है, उससे हम लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी के करस्पॉन्डिंग मुझे स्पेक्ट्रम में पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, जो भी वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब किया है या एमिट किया है। Clear? Next is the topic that is quantization of energy. Now we have already studied. Now see, this is the, ये है एक लैडर, तो इस पर जो हम स्टेप्स रखेंगे, तो दिस इज द, हमने पहला स्टेप रखा, सेकंड रखा, थर्ड रखा, फोर्थ रखा। ठीक है, तो अगर इफ़ समबडी इज़ गोइंग टू आस्क अस कि हम कौन सा स्टेप में रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, या तो नंबर 1 में है, या नंबर 2 में है, नंबर 3 या नंबर 4। हम कहीं भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम 2 और 3 के बीच में, 2.5 में, 4.5 में, विल नॉट स्पीक लाइक दिस। हम क्या बोलेंगे, या तो हम फर्स्ट स्टेप रखा है, या सेकेंड स्टेप में है, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो ये क्या है, इट इज़ रेंजिंग डिसकंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली रेंज नहीं कर रहा है, जबकि ये इसमें पोजीशन हम कंटिन्यूसली बता सकते हैं कि कंटिन्यूसली ये कंटिन्यूस चल रहा है, बट ये कैसे चल रहा है, डिसकंटिन्यूस। इन दो वैल्यूज़ के बीच में कोई वैल्यू लाई नहीं कर रही है। ठीक है, तो वैसे ही जो बोर था उसने कहा कि जो एनर्जी होती है ऑर्बिट्स की वो भी क्वांटाइज्ड होती है। एग्जाम्पल, जैसे न्यूक्लियस है, इसके बाहर है, दिस इज द शेल नंबर 1। So suppose this is the first energy level, शेल बोलो, एनर्जी लेवल बोलो। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल, तो इसकी पर्टिकुलर कोई एनर्जी है, इसकी पर्टिकुलर एनर्जी मान लिया हमने 2 जूल है। जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी सपोज कर ली 4 जूल है। नेक्स्ट जो है उसकी मान ली हमने 6 जूल है। नेक्स्ट जो है उसकी एनर्जी मान ली 10 जूल है। तो क्वांटाइजेशन मीन्स कि जो फर्स्ट शेल है उसकी एनर्जी 2 जूल है, दूसरे की 4 होगी, 6, 10। तो इसके बीच में कोई भी ऐसी एनर्जी लेवल लाई नहीं कर रही है जो कि जिसकी एनर्जी इसके बीच में हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बोर्ड्स ने ऐसा ही कहा था कि हमेशा जो एनर्जी होती है इट रिमेन्स क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट इज द टॉपिक सक्सेस ऑफ बोर्स मॉडल, यानी कि कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर वो उसका मॉडल सक्सेसफुल प्रूव हुआ। ठीक है, सो नंबर 1 वाज इट कुड एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, बोर
एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली ऑर्बिट में रिवॉल्व करते करते एनर्जी लूज करता है एंड फाइनली जब उसकी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। बट बोर ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज और गेन एनर्जी वाइल ऑर्बिटिंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब भी वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा, ठीक है। सो उसने उसका ये जो मॉडल था स्टेबल था। नेक्स्ट वॉज बोर्स थ्योरी हेल्प इन कैलकुलेटिंग एनर्जी। उसके थ्रू हमने एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। उसने एक एक्सप्रेशन दिया था एनर्जी का। अकॉर्डिंग टू बोर जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, इसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया, एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दिस इज द एनर्जी ऑफ एक एटम की एनर्जी है। नाउ उसने ये रिलेशन दिया था एनर्जी का, E इज इक्वल्स टू -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नाउ जहाँ Z क्या है, Z इज द एटॉमिक नंबर एंड N क्या है, N इज द नंबर ऑफ शेल, कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन है। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, क्लियर। तो यहाँ से इसने एक एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया था। एंड सेकेंड उसने रेडियस का ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है पर्टिकुलर शेल में, सो वी कैन कैलकुलेट कि उस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी बाय द फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू होता है 0.529 N स्क्वायर बाय Z। अगेन N क्या है, N इज द नंबर ऑफ शेल, कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड Z क्या है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड सक्सेस। तीसरी सक्सेस बोर की ये थी कि ही एक्सप्लेन्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बोर ने स्पेक्ट्रम का एक पर्टिकुलर रीजन दिया था। व्हाट ही सेड दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन absorbs energy, it moves from ground state to excited state, and in the process of returning back from excited state to ground state, it continuously emits radiation of different wavelength, ठीक है, due to which we get spectral lines of particular that wavelength. What he said, उसने ये कहा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट, सपोज वो फर्स्ट शेल में अभी प्रेजेंट है, तो वो कहाँ जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी हायर शेल में मूव करेगा। सपोज ये फर्स्ट शेल से पहुंच गया थर्ड शेल में, क्लियर। उसने इतनी एनर्जी, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, इन दोनों ऑर्बिट्स का जो एनर्जी डिफरेंस था उतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी और ये पहुंच गया थर्ड शेल में, ठीक है। अब जो वापस, क्योंकि ये पहुंच गया, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट काफ़ी अनस्टेबल स्टेट होती है, ज़्यादा टाइम वो वहाँ रह नहीं सकता है, ठीक है। इट हैज़ टू कम बैक, और जब वो वापस आएगा और उस प्रोसेस में वो कुछ रेडिएशंस एमिट करता है, और जो रेडिएशंस उसने एमिट करे उन रेडिएशंस की पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, और जो भी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है उसकी वही वेवलेंथ मुझे स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्म में दिखाई देती है स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो उसने जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा बना था उसका एक पर्टिकुलर रीज़न दिया था। नेक्स्ट ही ऑल्सो सेड दैट कि हाइड्रोजन के केस में मुझे सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रल लाइन नहीं मिली, मुझे बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस मिली थी, तो इसका एक वैलिड रीज़न दिया था उसने। सो दिस इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मुझे इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइंस मिली थी, ठीक है। हाइड्रोजन एक ही एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, देन ऑल्सो आई हैव गॉट अ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न उसने एक्सप्लेन किया यहाँ। नाउ ही सेड दैट कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में है, एंड व्हेन इट इज़ मूविंग फ्रॉम फर्स्ट शेल, उससे उसने एब्जॉर्ब करी एनर्जी और वो फोर्थ शेल में पहुंच गया। अब वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, इट विल कंटिन्यूसली लूज एनर्जी रेडिएशंस, और जैसे जैसे वो रेडिएशन एमिट करेगा उसके बेस पर वो कितनी रेडिएशंस एमिट कर रहा है, उसके बेस पर वो किस शेल में गिर रहा है, ठीक है। अब वो फर्स्ट से जो फोर्थ में पहुँच गया है, उसने अगर इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस था, इतनी रेडिएशंस एमिट करी, तो वो फाइनली फर्स्ट में पहुंच गया। हो सकता है या वो फोर्थ से सेकंड में आए, सेकंड से फर्स्ट में आए, या हो सकता है फोर्थ से थर्ड में आए, फिर थर्ड से फर्स्ट में आए, या हो सकता है फोर्थ से थर्ड, देन थर्ड टू सेकंड, देन सेकंड टू फर्स्ट। तो जो भी
जिस भी पाथ को फॉलो कर रहा है, अगर वो फोर्थ से सेकंड में आ रहा है तो इसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की वो स्पेक्ट्रल लाइन देगा। फिर सेकंड से फर्स्ट में जब आया तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दे दी उसने, तो मुझे 2 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल गई यहाँ पर। यहाँ देखेंगे तो एक स्पेक्ट्रल लाइन इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, एक यहाँ मिलेगी, इसके करस्पॉन्डिंग एक, या एक इसके और एक इसके। ठीक है, तो उसके बेसिस पर उसने डिफरेंट उस सीरीज़ में उसको क्लासीफाई कर दिया था। नंबर 1 लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्शियन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। ठीक है, और बोर ने एक एक्सप्रेशन दिया था फॉर वेव नंबर फॉर कैलकुलेटिंग द वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.09677 इंटू 10⁻7 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये जस्ट सिमिलर था जो कि रिडबर्ग ने दिया था अपना फॉर्मूला, इससे पहले हमने पढ़ा था दैट इस जहाँ पर हमने रिडबर्ग का, इट वॉज जस्ट लाइक सिमिलर। ठीक है, सो बोर ने अपने थ्योरी से डिफरेंट चीज़ों का वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट थिंग्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन। नंबर 1 वी कैन कैलकुलेट रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड, उसने उसके थ्रू हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, या एनर्जी ऑफ शेल कह दो, या वी कैन कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ दैट, वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ डू वन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दैट। नाउ सी दिस क्वेश्चन, applying Bohr's model, calculate the wavelength of radiation emitted when an electron in a hydrogen atom makes a transition from fourth energy level to first energy level. ठीक है, now for the energy of electron in a particular shell, energy of shell is given by the formula minus 13.6 z square by n square electron volt. ठीक है, ये क्या एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की एनर्जी है। क्लियर? नाउ इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, नाउ द फर्स्ट एनर्जी लेवल जो E1 है, दैट इज माइनस 13.6। इसके लिए Z क्या है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, N की वैल्यू भी क्या होगी 1, सो ये इसका एनर्जी हो गई माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 क्या है, इट इज़ द एनर्जी ऑफ फोर्थ एनर्जी लेवल माइनस 13.6, Z की वैल्यू अगेन 1 है बिकॉज ये भी हाइड्रोजन है, एंड सेकेंड अपॉन N का स्क्वायर दैट इज अगेन 1 का स्क्वायर। सो कितना आ जाएगा, सॉरी N क्या 4 है, नाउ इट इज़ माइनस 13.6 बाय 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है E2। नाउ एनर्जी डिफरेंस इज कैलकुलेटेड बाय E2 माइनस E1। जब भी वो ट्रांजिशन ले रहा है ना तो उसके बीच का हमें एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो एनर्जी डिफरेंस होगा माइनस 13.6 बाय 16 माइनस 13.6, तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी, माइनस 13.6 बाय 16 प्लस 13.6 इंटू 16। ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी डिफरेंस, so it will come out to be 204 by 16 11.5 समथिंग आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है जूल में तो 11.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट करना था हमें, what we have to calculate the wavelength। ठीक है, तो डेल्टा ई क्या है, दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू, या हम इसको बोल सकते हैं एच सी बाय लेमडा, एच सी बाय लेमडा। नाउ पुटिंग इट वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, एच की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, एंड सी होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सो यहाँ से हम लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द आंसर यहाँ से आएगा कुछ, इट विल बी समथिंग 9.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मीटर्स। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट इट। नाउ कम टू सम लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। कौन कौन से ऐसे एरियाज थे जहाँ बोर्स मॉडल फेल हो गया। नंबर 1, उसने सिर्फ he gave all the postulates considering only hydrogen and hydrogen like atoms। सिर्फ उसने हाइड्रोजन like atoms के लिए दिया था, ऐसे सारे atoms जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, लाइक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, या मैं बोल रही हूँ He, हीलियम के पास 2 होते हैं He+, या फिर Li2+,
ठीक है, ऑल दोज जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उसने जितने भी सब कुछ दिया था एक्सप्रेशंस उसी के लिए दिया था. सो एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस हम किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए नहीं कैलकुलेट कर सकते बाय कंसिडरिंग बोर्ड मॉडल. नंबर 2, इट कुड नॉट एक्सप्लेन जी मैन इफेक्ट. जी मैन इफेक्ट क्या होता है? जब भी स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो स्प्लिट हो जाती हैं, तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया उसने. नंबर 3, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट. जब स्पेक्ट्रल लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाती हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन इट. नेक्स्ट, थर्ड ड्रॉबैक वाज, डी बॉगली ने क्या कहा था कि जैसे लाइट का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे ऑल्सो हैव पार्टिकल एज वेल एज डुअल वेव नेचर. इलेक्ट्रॉन भी वेव लाइक मूव करता है और पार्टिकल लाइक मूव करता है. तो बोर्ड डिड नॉट कंसिडर्ड इट्स वेव नेचर. उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल के तौर पे माना था और उसका वेव नेचर नहीं एज्यूम किया. नाउ ड्रॉबैक नंबर 4 वॉज हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, और हाइजनबर्ग ने बाद में एक प्रिंसिपल दिया था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वी कैन नॉट कैलकुलेट, इतना फास्ट मूव करता है कि हम उसकी एट अ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, वाइल ही कैलकुलेटेड इट, उसने एक्सप्रेशंस दिए दोनों के लिए, उसने रेडियस का और वेलोसिटी अलग अलग का एक्सप्रेशंस दिए थे, बट हाइजनबर्ग्स के अकॉर्डिंग वी कैन नॉट कैलकुलेट इट. ठीक है, नेक्स्ट वॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन कि कैसे एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में भी नहीं बताया था. ठीक है, सो दीज वर ऑल द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल.